देखिए, थिंकर को पढ़ने का तरीका एक ही है कि आप एक बार अगर समझ लेंगे तो सबकी ट्रेडिशन आपको एक बार अगर बेसिक सी बात आप समझ लेंगे, सबकी ट्रेडिशन। ये चेयर इधर कर दो। सबकी ट्रेडिशन आपको एक ही जैसी दिखेगी। इसका मतलब है जो उदारवादी परंपरा में होगा उसी किस्म की बात करेगा, जो समाजवादी होगा उसकी ट्रेडिशन एक होगी, और जो आइडलिस्ट होगा उसका ट्रेडिशन एक होगा। इसे किसी थिंकर के बेसिक बात को समझने के लिए पहले ये देख लें कि हीगल की मूल टेंडेंसी क्या है। आदर्शवादी है, आइडलिस्ट है। हीगल की मूल टेंडेंसी यानी वो लिबरल नहीं है। आइडलिस्ट और लिबरल की लैंग्वेज बिल्कुल अलग लगाती है। जैसे कि आइडलिस्ट, अब याद रखिएगा, जो भी आइडलिस्ट स्कॉलर होगा, वो चाहे प्लेटो हो, हीगल हो, रूसो हो, ये सब, रूसो में तो खैर मल्टीपल टेंडेंसी पाई जाती है, लेकिन सबकी ट्रेडिशन एक जैसी होगी। जो भी आइडलिस्ट होगा, इसका मतलब है दुनिया में दो ही चिंतन तो है, आदर्शवादी, भौतिकवादी। तो जो आदर्शवादी होता है दुनिया को मानता है कि उसमें कॉन्शियसनेस, आइडिया, स्पिरिट, विचार, चेतना, जो भी आप कह लीजिए, वही पूरी दुनिया का मूल है। यहीं पे हीगल और मार्क्स का बड़ा द्वंद्व आता है। बेंथम भौतिकवादी था, आगे चल के देखेंगे मार्क्स भौतिकवादी है, हीगल आदर्शवादी है। आदर्शवादियों के अनुसार पूरी दुनिया का इसेंस क्या होता है? मूलतः कॉन्शियसनेस। किसी विचारक को अगर देखना हो, पहले ये तो देख लीजिए किस कैटेगरी में आता है, कॉन्शियसनेस, चेतना। अब इसी को कहने के तरीके अलग अलग हैं। ये कहेगा यूनिवर्सल स्पिरिट, जर्मन भाषा में कहा जाता है जीस्ट। तो पूरी दुनिया में एक ही सार्वभौमिक चेतना है, एक ही विचार है। यानी जो भी दुनिया दिखती है, और कुल मिला के ईश्वरवादी व्यक्ति ऐसे ही तो मानता है। जो भी धार्मिक आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है, उसका चिंतन ठीक वैसा होता है। जो पूरी दुनिया दिखाई दे रही है वो विचारों का परिणाम है। शरीर किसका परिणाम है? आपको प्लेटो वाली बात याद आ रही है? जो भी याद रखे आदर्शवाद तरफ बढ़ेगा, उसकी मूल बात एक जैसी होगी। जो दुनिया, यही तो दो लड़ाई है। दुनिया जो भौतिक दिख रही है, उस भौतिक दुनिया के पीछे एलिमेंट क्या है? विचार, चेतना, स्पिरिट, ईश्वर, उसे जो भी कह लीजिए। अब धार्मिक व्यक्ति उसे ईश्वर का नाम लेता है, लेकिन जो फिलोसफर होते हैं वो ईश्वर कहने के बजाय, क्योंकि तर्क की बात करेंगे, वो 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में लिख रहा है, तो स्वाभाविक रूप में अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए तर्क का प्रयोग करेगा। याद रखिए, जो आदर्शवादी होगा वो जीवन में नैतिकता को मानेगा। पहला, जो आदर्शवादी होगा वो मानेगा कि जीवन में पूरा ये चेतना जीवन को प्रभावित कर रही, तो उसमें आपका होना ना होना मैटर नहीं करता। यानी याद रखिए, इस पूरी दुनिया की एक नियति है। जितने आदर्शवादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपके सोचने न सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरी दुनिया एक इंडिपेंडेंट तरीके से चल रही है, चेतना का प्रवाह चल रहा है। हम उस चेतना को समझें, परिवर्तित करने का प्रयास न करें। आपने सूरज को निकालने में कौन सा योगदान दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो आप उसको समझ सकते हैं, उसको बदल थोड़ी सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो वही है। हाँ, कुछ लोग साइंस वाले कहेंगे नहीं हम कुछ बदल भी सकते हैं। तो जो आदर्शवादी होगा, पहला, पूरी दुनिया का एलिमेंट क्या है? विचार है, चेतना है। इसलिए सुबह सुबह अच्छा विचार लेना चाहिए, सुबह सुबह नाश्ते पे दौड़ना चाहिए। पहली बात। कई लोग सुबह हुआ नहीं, नाश्ते पे ही दौड़े भागे रहे। इसका मतलब है कि फिर हमारा पूरा जीवन कैसे चलता है? विचारों से। दूसरी बात है, इसे जीवन में शरीर का महत्व है कि आत्मा का? आत्मा का। समुदाय का महत्व है कि व्यक्ति का? याद रखिएगा, जो आदर्शवादी होगा इसी श्रेणी में बात करेगा, चाहे प्लेटो हो, रूसो हो, हेगल हो। तो पहले आपको ये देख, इसे लॉजिकल अगर आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे रटेंगे तो
या तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम से ही होगा ना सब्जेक्टिव। जो भी फिलोसफर होगा आदर्शवादी हो, राज्य को प्राथमिकता देगा या व्यक्ति को? राज्य को देगा। क्यों? क्योंकि हम समुदाय के प्राणी है, और जब यूनिवर्सल स्पिरिट का विकास होता है, और नैतिकता का मतलब है व्यक्ति का जीवन सामुदायिक होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। इस याद रखिएगा। क्या कोई आदर्शवादी व्यक्ति व्यक्ति को स्वार्थी मानेगा? आदर्शवादी विचारक? उत्तर है नहीं। आइडलिस्ट व्यक्ति को स्वार्थी मान ही नहीं सकता, भौतिकवादी मानेगा, उदारवादी ही मान सकता है, आदर्शवादी नहीं मानेगा, क्योंकि उसने मान ही लिया कि व्यक्ति नैतिक है। तो पहली बात कि हेगल का विचार क्या है, वो आपको प्लेटो और रूसो जैसी बातें याद दिखेंगी। दूसरी जो मान्यता है कि हेगल का पर्पज क्या था, हर विचारक एक उद्देश्य के लिए ही तो लिखता है। जैसे कि हर विचारक का एक पर्पज है, रूसो को छोड़ दिया जाए तो जितने पॉलिटिकल फिलोसफर हैं सब पर्पज के लिए लिखते हैं। और जब अभी हेगल से मार्क्स पर आगे बढ़ेंगे तो मार्क्स का पर्पज अलग था। लेकिन हेगल से आगे जब मार्क्स पर बढ़ेंगे तो मार्क्स ने भौतिकवाद को महत्व दिया या विचारों को, या भौतिक तत्व को? विचारों का भौतिक तत्व को। इसे मार्क्स से पूछे कि जीवन के संचालक शक्ति क्या है, वो कहेगा एटीएम। भाई जीवन की संचालक शक्ति क्या है? भौतिक तत्व। भूखे भजन न हो गोपाला, तो मार्क्स इधर आ जाएगा। लेकिन हेगल का पर्पज क्या था आपको पता है? हेगल का पर्पज कुछ वैसा था जैसा पर्पज था मैकियावेली का। बस मैकियावेली डिप्लोमेट था और हेगल फिलोसफर था। इसलिए मैकियावेली ने जैसे इटली की एकता की बात की थी, वैसे जब हेगल जर्मनी में लिख रहा था, उस समय प्रसिया में था, उस समय जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत प्रसिया, और जर्मनी विभाजित था कई क्षेत्रों में। तो उस विभाज्य जर्मनी में एकता पैदा कर देना, यानी हेगल के चिंतन का मूल पर्पज क्या था? जर्मनी में एकता पैदा कर देना, राष्ट्रवाद पैदा कर देना। इस वजह से इस पर्पज को सूट करने के लिए उसने सारे विचार अपने दिए। तो जब किसी विचारक के पर्पज को देख लेंगे, पहला पर्पज देख लीजिए, थोड़ा पद्धति देख लीजिए, आधी बात तो इसी बात में स्पष्ट हो जाए वो कहना क्या चाहता है। इसका सीधा मतलब है कि वो करना क्या चाहता था? राष्ट्रवादी चिंतन, राष्ट्र की एकता, राष्ट्रवाद को बढ़ाकर। अब जहां राष्ट्रवाद को आगे किया जाएगा वहां व्यक्ति को स्वार्थी मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राष्ट्रवाद को आगे करेंगे तो कहीं न कहीं फिर आपको दिख जाएगा कि व्यक्ति का जीवन राष्ट्र के लिए होना चाहिए या राष्ट्र का जीवन व्यक्ति के लिए। हमने राष्ट्र को बनाया, ये राष्ट्र कारण हम हैं। जो आदर्शवादी होगा वो राष्ट्र को यंत्र नहीं मानेगा, ये बात याद रखिएगा। जो उदारवादी होगा वो कैसा मानेगा राष्ट्र को? मशीन, यंत्र। जो आदर्शवादी होगा वो राज्य को यंत्र नहीं मान सकता, वो व्यक्ति को भी यंत्र नहीं मानता। आदर्शवादी कहता है भाई यंत्र क्या है? भौतिक तत्व है, तो मानव यंत्र हो जाएगा, मानव भौतिक तत्व हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जितने भी पर्पस वाले होते हैं ये कहते हैं भाई राष्ट्रवाद अपना पर्पस है, तो राष्ट्र की एकता बढ़ाए रखना है। इसलिए राष्ट्र व्यक्तियों के द्वारा निर्मित नहीं है, तो राष्ट्र व्यक्तियों के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी चेतना का परिणाम है, यानी मानव उस चेतना का परिणाम स्वरूप है। तो चेतना की यात्रा चल रही है। ये जो आत्मा है, विचार है, इसकी निरंतर की यात्रा है। इस यात्रा में जो सर्वश्रेष्ठ विकास होगा वो जर्मनी राष्ट्र राज्य के रूप में बढ़ेगा। उस यात्रा के आप दर्शक हो सकते हैं, उस यात्रा को निर्धारक आप नहीं बनेंगे। भाई ट्रेन चल चुकी है तो गाड़ी में बैठ जाइए, जो ट्रेन का डेस्टिनेशन तो पहले से तय है। तो ट्रेन का डेस्टिनेशन कहाँ तय था? हेगल का डेस्टिनेशन तय था कि जर्मनी को प्रभावी राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित कर देना। अब इसमें आपकी मर्जी, आप बैठना चाहते हैं नहीं बैठना चाहते हैं, और ये पहले से निर्धारित है, ये सब चीजें निर्धारित हैं जीवन में। तो स्वाभाविक रूप में पर्पस हो गया। अब पर्पस के लिए वो पद्धति तो प्रयोग करेगा, कोई मेथड तो यूज करेगा, और मेथड को उसने ऐसी यूज की जो यूनानी युग में भी थी, लेकिन उतना प्रभावी तौर पर उसको किसी ने एनालाइज नहीं किया था। भारत में भी थी खंडन बंडन की प्रवृत्ति। इसी बात को हेगल ने क्या कहा? डायलेक्टिकल, द्वंदात्मक पद्धति। तो हेगल के चिंतन की पद्धति क्या है? द्वंदात्मक, डायलेक्टिकल।
उसके चिंतन की पद्धति है डायलेक्टिकल, द्वंदात्मक, यानी द्वंदात्मक पद्धति के माध्यम से थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, वाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से अपने चिंतन को आगे ले जाना चाहता है। ये माध्यम है। वाद संवाद प्रतिवाद साधन है, पर्पस क्या है? राष्ट्रवाद। वाद संवाद यानी थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस ये साधन है, और उस थेसिस एंटीथेसिस को बढ़ाने वाला मूल एलिमेंट क्या है? चेतना। थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के प्राण क्या है? चेतना। इसलिए मेरे बच्चों, आप यात्रा कर रहे हो, लेकिन आपको प्राण शक्ति क्या है? आप पैर से यात्रा कर रहे हो या स्पिरिट से? आप कैसे यात्रा कर रहे हो? आप यहां तक क्लासरूम में आए पैर से आए या चेतना से आए? पैर तो पैर से थोड़े। इसलिए मेरे बच्चों, आप में फ्रस्ट्रेशन कब होता है, थकान कब होती है? सोच के कारण या शरीर के कारण? शरीर नहीं थकता, सोच थकती है। हम थक गए, हम नहीं जा पाएंगे, हम बहुत दूर है। चेतना, विचार, प्रेरणा ये आपको आगे बढ़ाती है। पंखों से उड़ान होती है, हौसलों से। इसलिए जब कहते हैं व्हाट इज जोश, जोश क्या है? और चेतना पैदा होती है, निरंतर होती है आप में। चेतना ऊर्जा का स्वरूप है। साइंस की भाषा में कहे तो आजकल लोग उसे, फिजिक्स वाले कहते हैं भाई चेतना उतना दिखाओ, तो हमने कहा भाई आ जाओ हम दिखा देते हैं। चेतना ही तो है जिसको बीपी शुगर में मेजर नहीं किया जा सकता, वही ये चेतना। यही हमारे जीवन की पूरी संचालक शक्ति है। भौतिकवादी लोग इस बात को समझते नहीं, बस मानव की व्याख्या ऐसे कर रहे हैं जैसे मशीन की व्याख्या हो। इसलिए मेरे दोस्तों, शरीर नहीं थकते, शरीर थोड़ी थकता है, विचार थकता है। इसे पहले सुबह सुबह एक अच्छे विचार की तलाश करो, अब वो शरीर को अपने आप चला देगा। इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये चेतना को आगे बढ़ाए कैसे जाए, यानी विकास की पद्धति क्या है? डायलेक्टिकल। और विकास का मूल एलिमेंट क्या है? चेतना। भौतिक तत्वों से विकास नहीं होता, बल्कि चेतना का परिणाम है सारे भौतिक तत्वों। ये बात समझना भारतीयों के लिए इसलिए बड़ी आसान है कि जो अध्यात्मवादी लोग हैं वो कैसे समझते हैं दुनिया को। ये पूरी दुनिया ईश्वर के द्वारा बनाई गई बात है, पूरी दुनिया ईश्वर का परिणाम है। ऐसे ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में यही तो बात कही, हर धर्म में ही बात कही गई। परमात्माए, एक दिन उनका मन हुआ, परमात्मा को मन हुआ कि कुछ बनाने का, तो उनका चलो भाई जरा बना देते हैं, ये पेड़ पौधे बना देते हैं। फिर उसके बाद हुआ तो उनका चलो पशु भी बना देते हैं। उसके बाद उनका मानव बना देते हैं। हम आप बने कैसे? एक से ही विविध हो जाना, यही चेतना का स्वरूप है। आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, नाम रूप का जो आपका अंतर है, वास्तविक अंतर है नहीं। आप क्या हो? स्पिरिट हो आप। और वो स्पिरिट सब में है। कौन छोटा है कौन बड़ा है? स्पिरिट तो सब में एक ही है। इसलिए अपने मूल को हम पहचानते नहीं, इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन इस पर आने से पहले, वाद संवाद प्रतिवाद पर आने से पहले, आपको ये भी याद दिला दें उसकी बहुत फेमस बुक्स क्या थे। बड़ा फिलोसफर था वो, इतना बड़ा फिलोसफर था कि हीगल के बारे में कहा जाता है कि उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया, इतना कठिन लिखता था। लेकिन कहा जाता है हीगल को समझ पाया एक आदमी, समझ पाया, वो स्वयं हीगल था। लेकिन ये भी पूरी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वो समझ पाया अपने आप को या नहीं। यानी पूरी हीगल के विचारों को शायद एक ही आदमी समझ पाया, वो स्वयं हीगल है। कि ये भी हम कतई दावे से नहीं कह सकते कि जो उसने लिखा वो समझ पाया, क्योंकि बाकी कोई नहीं समझ पाया, तो कैसे समझ पाया होगा वो? यही बड़े विद्वान का परिचय होता है। कई बार ऐसे हमारे बच्चे भी लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं खुद ही नहीं समझ पाते। हीगल ही नहीं था। हमारे यहाँ भी बड़े सारे ऐसे बच्चे हीगल जैसे हैं जो लिखते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते लिख क्या रहे हैं, लेकिन है कुछ लिख रहे हैं। इसलिए पद्धति, और दूसरी बात है उद्देश्य है, पद्धति है। उसकी बहुत फेमस बुक्स की कौन सी हैं, किताबें कौन सी हैं? भाई वो फिलोसफर था, उसने पॉलिटिक्स के बारे में तो कभी ही लिखा, और लिखा जो कुछ बहुत ठीक ठाक लिखा। बाकी तो उसने सारी बात फिलोसफी में ही की है। तो उसकी किताबें हैं, फिलोसफी ऑफ राइट, जिसका पॉलिटिक्स में रेफरेंस दिया जाता है। फिलोसफी ऑफ राइट। दूसरी बात उसने की
फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड। साइंस ऑफ लॉजिक। पढ़ने वाला था जेना विश्वविद्यालय में, बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में उसने पढ़ाई की। और यहाँ पे देखिए, बर्लिन जेना विश्वविद्यालय में जब गया, उसी समय नेपोलियन ने जबरदस्त हमला किया था जर्मनी पर। और जब नेपोलियन का हमला उसने देखा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, उसे पूछा गया नेपोलियन है कौन, तो उसका उसने उल्लेख किया कि नेपोलियन ये तो ईश्वर की आत्मा है। नेपोलियन, अब जरा सोच के देखिए, नेपोलियन कारण वो स्टूडेंट था और हमला ऐसा हो कि उसे अपने बुरी बिस्तर लेके भागना पड़ा। लेकिन नेपोलियन को उसने क्या कहा, देखो, उसने कहा ये तो ईश्वर की आत्मा का संचरण है, ये तो ईश्वर की आत्मा रही है और ईश्वर की इस आत्मा के कारण मुझे ही ऐसा स्पिरिट वाला आदमी चाहिए। इसका मतलब नेपोलियन खुद आया है, उसको ईश्वर ने भेजा है। नेपोलियन जैसे शासक को ईश्वर ने भेजा है इस महान कार्य को करने के लिए। और ये वो भी बताना चाहता था, ईश्वर ने हमें भेजा है इस महान कार्य का लेखांकन करने के लिए। क्योंकि जब ईश्वर धरती पर आ रहे थे, इस यूनिवर्सल स्पिरिट का जब खेल चल रहा था, तो उसका समरी बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। यानी जैसे कि, लेकिन उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोई बात धार्मिक रूप में नहीं कही, हर बात को तर्क के रूप में कही। और इसलिए वो रेशनलिस्ट था, वो परंपरा प्रथा की बात नहीं करता था, वो परंपरा प्रथा की बात बिल्कुल नहीं करता था। उसने बिल्कुल हर बात को तर्क से सिद्ध करने का प्रयास किया, रीजन से। इसलिए उसका बड़ा एक फेमस स्टेटमेंट है, रेशनल इज रियल, रियल इज रेशनल। दुनिया में जो भी कुछ दिख रहा है वो सब उसके पीछे तर्क है। आपको लगता नहीं, यही यूनानी में कभी कहा जाता था परपोजिम, स्वदेशात्मक। कहने के तरीके अलग अलग हैं। इसलिए हीगल का जो पर्पस था उसके लिए उसने बुक्स लिखी। और हीगल से प्रभावित कौन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। हीगल से कौन प्रभावित नहीं, बस आप ये पूछिए। आदर्शवादी तो प्रभावित ही है। और कहा जाता है कि इंग्लैंड में, यूरोप में भी अलग अलग मामला है। फ्रांसीसी इतिहास देखेंगे, समाजवाद क्रांतिकारी का इतिहास फ्रांस में आएगा। यूरोप में भी अलग अलग श्रेणियां हैं। फ्रांस में आप जाओगे तो हमेशा क्रांति, हंगामा। जर्मनी में जाओगे आदर्शवाद, इंग्लैंड में जाओगे उदारवाद। इंग्लैंड में कोई हंगामा हुआ ही नहीं, हर परिवर्तन कैसे हुआ, होले होले। फ्रांस में कैसा हुआ, हंगामेदार। और जर्मनी में कांड, यानी कांड, शेलिंग, फिक्टे। मतलब हीगल जैसे लोगों ने, मतलब जर्मनी का तो पूरा फिलॉसफी ही आदर्शवादी है। और इससे एक बात याद रखते हैं मेरे बच्चों, जो व्यक्ति आदर्शवादी होता है बड़ा परफेक्ट कोई काम करता है जीवन में। आदर्शवादी होना, अगर जर्मन से आप सीखे, जर्मन अगर कोई काम कर देते हैं तो उसमें इफ एंड बट नहीं होता। जर्मनी की पूरी परंपरा ही हीगल के बाद कांड, शेलिंग, फिक्टे। बस ये बात अलग थी कि हीगल ने आदर्शवाद से राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा दिया, कांट ने उसी आदर्शवाद का सहारा लेकर व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया। इतना फर्क आता है। उसके बाद आप देखोगे हीगल ने जो आदर्शवाद दिया, हीगल के आदर्शवाद का प्रभाव किस पर पड़ा, मार्क्सवाद पर। प्रभाव किस पर पड़ा, स्वाभाविक रूप में आदर्शवाद पर। प्रभाव किस पर पड़ा, उदारवाद पर। और ये कहा जाता है कि फांसीवादियों ने भी उससे कुछ न कुछ ले ही लिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसलिए मेरे बच्चों, हीगल एक ऐसा चौराहा है जिससे गुजरे बिना जाना नामुमकिन है। इसे पश्चिमी चिंतन में हीगल का ये महत्व बड़ा जबरदस्त आ जाता है। तो स्वाभाविक रूप में आदर्शवादी तो मार्क्सवाद तो से प्रभावित था, जो हमें अलग से भी देखना है। इसका सीधा मतलब है मार्क्स ने भी हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को उसने हीगल से ही सीखा। मार्क्स ने हीगल से और क्या सीखा है, इतिहास का उल्लेख, जो भी आपको आगे बता देंगे। बस मूल एलिमेंट में फर्क था। बस फर्क यह था कि मार्क्स का पर्पज अलग था, हीगल का पर्पज अलग था। पर्पज अलग होने के कारण दोनों के विचार अलग आ गए, लेकिन मार्क्स का चिंतन बहुत ज्यादा प्रभावित है हीगल से। दूसरी बात, आदर्शवाद, फिर हमने कहा कि सारा फिक्टे, शेलिंग, पूरा जर्मनी की परंपरा को हीगल प्रभावित कर रहा था।
दूसरे बात, उसके बाद तो उदारवाद, उदारवाद पे भी आदर्शवाद का प्रभाव पड़ गया। ग्रीन, यानी पूरा का पूरा इंग्लैंड में एक नई परंपरा चली, न्यू हेगलियन विचारक, नए हीगलवादी विचारक। इंग्लैंड में ऐसा स्कूल आ गया, नियो हीगलियन फिलोसफर। उसमें आते हैं ग्रीन, बोसांके, इन सब लोगों ने हीगल से प्रभावित होकर उदारवाद भी आदर्शवाद की दिशा में घूमने लगा। उदारवाद ने आधी बात या आदर्शवाद की मान ली, और ग्रीन के विचारों को देखा जाए तो बार बार ऐसा लगता है, यानी उसने तो उदारवाद तक को प्रभावित कर दिया। और फिर उसके बाद वह फांसीवाद को प्रभावित क्यों करेगा? राष्ट्रवाद, यानी जो उसने राष्ट्रवाद की बात कही, राष्ट्रवाद की बात कही तो फांसीवादियों को अपने आप प्रभावित कर गया। अब हीगल किसी बात को थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इसलिए हमें मूल के देखना है। वैसे भी हमें हीगल पढ़ना ही पड़ता है मार्क्सवाद को पढ़ने के लिए, तो हम हीगल यहां पढ़ के फिर मार्क्सवाद को स्टार्ट कर दे। तो हीगल ने कहा क्या? हीगल ने इस पर्पस को पूरा करने के लिए किन चिंतन पद्धति का प्रयोग किया, किन सिस्टम का प्रयोग किया, अगर उसे हम देखें तो पहली बात है हीगल, अब जो सूर्यहंस करे, हीगल आदर्शवादी था, आइडियलिस्ट था। तो आदर्शवादी का मतलब क्या है? जो विचार को महत्व दे, जो ईमानी भौतिक तत्व किसका परिणाम है? विचारों का। जो पूरी दुनिया में क्या देखता है? विचार। इसलिए पूरी दुनिया विचार का परिणाम है, भौतिक वस्तु बस केवल रिफ्लेक्शन मात्र है। इसलिए सवाल है कि विचार कैसे आए? तो हीगल ने कहा कि नहीं, वो क्रमिक रूप में आए, अचानक नहीं बढ़े, उनका क्रम है, उनकी विकास यात्रा है। यानी चेतना का धीरे धीरे अपना रिफ्लेक्शन होता चला गया। और चेतना का पूर्ण विकास कैसे हुआ? जरा उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उसने कहा कि पूरी दुनिया किसका विकास है? चेतना का। पूरी दुनिया विकास किसका है? यूनिवर्सल स्पिरिट कहिए, ईश्वर कहिए, चेतना है ये पूरी दुनिया। अब चेतना के बजाय सामान्य समझ की बात रखना चाहो तो इसको जगह ईश्वर रख लीजिए, यही तो है। ऐसे ही आध्यात्मिक आदमी मानता है। अब इस चेतना का दो विकास है, एक भौतिक मटेरियल, दूसरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। एक कैसा विकास है? भौतिक। दूसरा कैसा विकास है? इसी चेतना का ही परिणाम जब दुनिया में दिख रहा है। इसलिए आप देखो, पहला वनस्पतियां, जितने वेजिटेबल्स है, जितने पेड़ पौधे हैं, ये सब किसका परिणाम है? चेतना। यानी आप सब्जी खाते हो या चेतना है उसमें? यानी पेड़ पौधों में प्राण तत्व है, केवल सूखी लकड़ी है? आजकल तो वैज्ञानिक बड़े बड़े अनुसंधान कर रहे हैं, जब पेड़ को काटते हैं तो पेड़ रोता है। अब ये साइंस वाले अनुसंधान कर रहे हैं। पेड़ में मेरे बच्चों चेतना है। धरती में क्या है? धरती को हम माँ कहते हैं, तो क्या है इसका मतलब है? चेतना है। तो माँ कह दिया, इसका मतलब कोई जीव है, कोई चेतना है, तभी तो हम माँ कह रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया में जो भी चीज है सब चेतना का परिणाम है। क्योंकि कई बार भौतिकवादी लोग, यह अज्ञानता, बस वो देख नहीं पाते कि इसमें चेतना है कि नहीं है। उनको लगता है कि सब कुछ में, कई बार घर में भी रूह रहती है, और रूह, आत्मा नहीं रहती। अरे मेरे बच्चों, इसीलिए जो ज्ञानी तंत्र मंत्र वाले लोग होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या ढूंढ लेते हैं। वो कई के लोग ऐसे, सच में, मतलब कि ऐसे तो मैंने एक व्यक्ति को जीवन में देखा भी था। वो कहानी यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले हमारे तंत्र मंत्र का बड़ा प्रभाव इसीलिए था क्योंकि वो चेतना से मरे हुए आदमी को जीवित कर देते थे। इतनी बड़ा उनके पास तंत्र था। इसलिए आदर्शवादी, मैं तुमको दिखा नहीं सकता इसलिए। और उसके बाद क्या होगा? फिर पेड़ पौधे आएंगे, फिर पेड़ पौधे आएंगे, उसके बाद विकसित होगा ह्यूमन बीइंग, मानव। यानी इस ईश्वरीय चेतना का भौतिक रूप में सबसे विकसित प्राणी कौन है? मानव। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि मानव में चेतना का विकास ज्यादा है।
लेकिन आप ये कहें कि पशु में चेतना नहीं है, बात ठीक नहीं है। मेरे बच्चों, पशु में चेतना नहीं होती तो साइबेरिया के पक्षी बिना किसी सैटेलाइट के मैप के कहाँ उनका बिल्कुल रूट फिक्स है। हमने तो आज रूट खोजना शुरू किया। इसे कभी ध्यान से आप देखिएगा, पशु में उतनी चेतना होती है। पशु कितना हित अनहित पशु पक्षी जाना, ये बात तुलसीदास ने लिखा हुआ है। अच्छा क्या है बुरा क्या है तो पशु पक्षी जानते हैं। इसलिए पूरी दुनिया क्या है, ईश्वरमय है। पूरी दुनिया क्या है, जितने धार्मिक लोग इसी तरीके से बात करते हैं। लेकिन हिगल ने कहा ना, ये हिगल से पूछा कि तुम धार्मिक रूप में बात कर रहे हो? उनका नहीं, मैं तर्क है ये सब। क्योंकि इस बात को प्रूव करने के लिए उसने पद्धति का प्रयोग कौन को, डायलेक्टिक्स। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, हम वनस्पतियों के रूप में रहे, हम पेड़ पौधे के रूप में रहे, हम मानव के रूप में रहे, तो चेतना का पूर्ण विकास हो नहीं पाएगा। क्योंकि मानवीय चेतना के विकास का आध्यात्मिक पक्ष भी चाहिए। क्योंकि मानव अलग थलग तो रह नहीं सकता। और इसलिए आदर्शवादी याद रखिएगा, ये बिल्कुल नहीं मानते कि राज्य के बिना हम रह पाएंगे, पहला। और दूसरा, उदारवादी कहते हैं राज्य हमने बना लिया। आपने बना लिया राज्य? कई तो ऐसे लोग कहते हैं, वो कल दावा कर देंगे सूरज भी हमने बना लिया। हमने बनाया क्या? मानव शरीर किसने बनाया? सब ईश्वर की देन है मेरे बच्चों। आपने कुछ नहीं बनाया। ये घर किसने बनाया? आप पढ़ रहे हो या आपको पढ़ने कहीं से चेतना मिल रही है? बिला वजह कह रहे हो हमने किया हमने किया हमने, कुछ आप लोग नहीं किया। इसे आप यहां कैसे आए? इसलिए आध्यात्मिक विकास क्या है? पहला, परिवार। ये चेतना आध्यात्मिक रूप में कैसे आगे बढ़ती है? परिवार। यूनानियों के बाद दोबारा परिवार कहां से प्रकट हुआ? आपको पता है, यूनानियों के बाद अचानक परिवार गायब हो गया था पश्चिमी चिंतन से। पश्चिमी चिंतन से परिवार गायब हो गया था, नागरिक समाज गायब हो गया था। इसको फिर से पुनर्जीवन किसने दिया? हीगल ने। इसे याद रखिएगा। ये सब उदारवादी परंपरा को भूल जाइए कि मैं हूं तो दुनिया है। आप कौन हो भाई? अफलातून, हुड़ हुड़ दबंग। कमाल की बात है। इसलिए पहला क्या है? परिवार। दूसरा क्या है? नागरिक समाज। तीसरा क्या है? राज्य। यानी अगर यूनिवर्सल स्पिरिट का विकास देखा जाए, इस चेतना का, सार्वभौमिक चेतना का विकास देखा जाए, तो सार्वभौमिक चेतना किस रूप में रिफ्लेक्ट हो रही है? इस रूप में। भौतिक रूप में कैसे? वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से, फिर उसके बाद पशुओं से, पेड़ पौधे वनस्पतियां, और उसके बाद एनिमल्स, पशु, उसके बाद मानव। आपको लगता नहीं कि ये बातें लगभग वैसे हैं जैसे यूनानी में अरस्तु ने रिपीट की थी? तो मानवता का विकास उसी क्रम में हुआ। और धार्मिक लोग भी यही बात कहते हैं, बस उसके लिए तर्क की बात नहीं करते। जितने धर्म में है इसी चिंतन को बताया जाता है, बस तर्क की बात तो नहीं करते। इसका मतलब है मानवीय चेतना का दोनों रूपों में विकास हो रहा है। तो मानवीय चेतना का सर्वश्रेष्ठ विकास कहाँ है? राज्य में। इसलिए हीगल ने कहा, राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है। स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। शब्दों को ध्यान सुनिए। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है, इसका मतलब है ये राज्य है या प्रभु परमात्मा की कृपा है? ये राज्य है, ये तो प्रभु परमात्मा कृपा है। ये भारत है, ईश्वर का साक्षात रूप है। अब ईश्वर, अब आप कहोगे राज्य हमने बनाया, ये सब बेकार की बात भूल जाना। उदारवादी परंपरा को यहां पे खत्म करने की जरूरत है। राज्य हमने बनाया, न हमने परिवार बनाया, न हमने समाज बनाया, न हमने राज्य बनाया। ये सब कैसे बन रहा है? एक ईश्वरीय चेतना से, जिसका नाम क्या है? यूनिवर्सल स्पिरिट। इसलिए राज्य कृत्रिम है या आंगिक है? ध्यान सुनने की बात है। उदारवादी क्या मानते हैं? राज्य क्या है? आर्टिफिशियल। आदर्शवादी क्या मानते हैं? राज्य क्या है? आंगिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक राज्य है। राज्य चेतना वाला है, नैतिक है। राज्य क्या है? नैतिक है या यांत्रिक?
नैतिक है भौतिक? क्योंकि आध्यात्मिक नैतिक का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? राज्य। इसलिए राज्य अगर धरती पर ईश्वर का अवतार है और आपके घर में ईश्वर आ जाए तो क्या करोगे? ईश्वर को नमस्कार करोगे या उनको भगाओगे? आपके घर में ईश्वर आ गए, धन्य हो जाओगे? या अगर ईश्वर, हम चाहेंगे ईश्वर बताइए क्या खाएंगे? हमारे घर में होता ना कि कोई बहुत बड़े आदमी आ जाए तो हमको तो अपना पूरा जीवन लगता है उन्हीं को, अरे सर आप क्या खाएंगे, ईश्वर ही जब हमारे घर आ गए तो अपना जीवन उनको समर्पित कर देंगे, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, अपना जीवन क्या कर देंगे? समर्पित कर देंगे। इसलिए सही आजादी राज्य की आज्ञा का पालन करने में है, राज्य की आज्ञा का विरोध करने में। हाँ, यही बात है। इसे हीगल से पूछा गया आजादी क्या है? उसने कहा राज्य की आज्ञा का पालन करिए। आप एक छोटे से बच्चे हैं, आप अपनी चेतना का सही विकास तो है नहीं। राज्य की चेतना क्या है? राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि वो हीगल राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को मानता है, डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट को मानता है? उसको नहीं है, वो नहीं मानता। उसने उपमा दे दी। राज्य क्या है? धरती पर ईश्वर जैसा है, सर्वोच्च संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, नैतिक संगठन है। इसलिए ईश्वर की शक्तियों को लॉक ने क्या किया? राज्य की शक्ति को बांधने का प्रयास किया, सीमित करने का प्रयास किया गया। आप घर ईश्वर आ जाए उनको नियंत्रित करोगे या उनकी आज्ञा के पालन में ही अपने जीवन को धन्य समझोगे? इसे आजादी क्या है? राज्य की आज्ञा का पालन। आजादी राज्य की आज्ञा का पालन है। और आजादी क्या है? ईश्वर के स्वरूप को समझ लेना। बस ये समझ लो ईश्वर बताओ आदेश कहाँ दे रहा हो? ईश्वर कह रहा है चलो चीन से लड़ लोगे, यस ईश्वर, थैंक्स गॉड, आपका आदेश सिर माथे पर। ये नहीं ईश्वर आदेश दे रहा है, कहा हमें नहीं मानेंगे। कौन होते हो नहीं मानोगे? इसलिए मेरे दोस्तों, ईश्वर में अपना जीवन समाहित कर लेना। जैसे बूंद कब प्रभावी हो जाती है? जब समुद्र मिल जाती है। वैसे आप क्या हो? बूंद हो। राज्य क्या है? समुद्र है। आप क्या हो? छोटे से प्राणी हो। राज्य क्या है? महान आत्मा है। ये राज्य है या विराट पुरुष है? अब जब विराट पुरुष आ गया तो आप उसके लिए सवाल करोगे, उसी में बस कल ओ प्रभु आप आ तो गए। इसलिए जब हीगल ने ईश्वर की उपमा दे दी राज्य को, इसका मतलब क्या है? सर्वश्रेष्ठ संगठन है, इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है, इससे बड़ा कोई समूह नहीं है, ये नैतिक है, ईश्वरीय आत्मा की अभिव्यक्ति है। अब इसका मतलब है उसने जर्मनी के टूटे हुए राज्य को एक बनाने का जबरदस्त तरीका दे दिया। पर्पस आप उसका देख लीजिए। लेकिन ये बात उसने कही कैसे? उससे कहा गया प्रभु ईश्वर चलते कैसे? उनका ऐसे नहीं चलते, डायलेक्टिकल तरीके से चलते हैं। ईश्वर ऐसे सीधे नहीं चलते, वो कूद फांद के चलते हैं। जैसे आप चेस खेलोगे तो घोड़ा 2.5 कदम पे चलता है, वैसे अब ईश्वर यही उसका पर्पस पूरा करने के लिए, आपको आपने देखा उसे जर्मनी में एकता बनाने के क्या जबरदस्त पर्पस यूज किया। वो उदारवादी सिद्धांत क्यों नहीं अपना सकता था? क्योंकि उदारवाद की जरूरत वहां थी जहां भौतिक संपन्नता थी नंबर 1, राज्य एक हो चुका था नंबर 2, और कहा जाता था हीगल उस समय जर्मनी में थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन कम था, वैसी भौतिक परिस्थितियां नहीं थी जैसा इंग्लैंड में था, जैसा फ्रांस में था। इसलिए कहा जाता है जैसी सी भौतिक परिस्थितियों के विचार वैसे ही तो होंगे। तो हीगल अपने पर्पस को फुलफिल कर गया, वो राज्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ संगठन बता गया। तो उसे पूछा गया राज्य की यात्रा हुई कैसे? उसने कहा अब उसने पद्धति का प्रयोग किया। अब उसकी पद्धति कौन सी है? द्वंद्वात्मक, डायलेक्टिकल। ये बात आप जानते हैं, डायलेक्टिकल बात बड़ी सिंपल सी है। इस पूरी दुनिया में ही द्वंद्व है और यही पद्धति मार्क्स ने ले ली उससे। आप कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं, सर बड़ा द्वंद्व हो रहा है, ये पहले बीपीएससी दे या पहले यूपीएससी दे? हम कोई एससी दे लो यार, दे दो। मेरे बच्चों जीवन में पहले सर ये बताओ पहले शादी विवाह कर लें पहले तैयारी कर लें? यही सारे द्वंद्व तो है, द्वंद्वात्मक। ओ माय गॉड, लाइफ में द्वंद्व न हो तो अब क्लास जाएं या ऑनलाइन ले लें? द्वंद्व है लाइफ में। मेरे बच्चों अगर जीवन है तो द्वंद्व है।
क्योंकि विचारशील प्राणी में यही ही प्रकृति के विकास का नियम है। जिस दिन आप में द्वंद्व होना बंद हो गया, या तो आप संत बन गए, या तो आप परमात्मा बन गए, या तो आप मूर्ख बन गए। दो ही श्रेणी है। द्वंद्व आप में होगा ही। द्वंद्व है एक पोल में, नॉर्थ पोल वर्सेस साउथ पोल। द्वंद्व तो पोल में ही है ना। प्रकृति में ही द्वंद्व है, सूरज और शाम। अरे रात और दिन द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व नहीं है। आत्मा और शरीर द्वंद्व है। आत्मा को देखें, शरीर को देखें, भौतिक जीवन को देखें, परमात्मा की प्राप्ति करें। एकाध विवाह करें या जीवन भर 2-4 विवाह कर लें। महात्मा बन के रहें या भौतिक आदमी बन के रहें, ये पूरे जीवन का द्वंद्व ही तो मोटर है। जिस दिन आपने द्वंद्व को कंट्रोल कर लिया, इसलिए बच्चे ये कभी समझ सवाल करना, सर बहुत उलझन हो रही है। उलझन हो तभी तो मानव है। द्वंद्व यानी एक तरीके से हमेशा जीवन में गतिरोध बता होता है। जीवन को 2 पोल होते हैं, हमेशा लेफ्ट राइट, ये करें या ये करें, इधर जाएं या इधर जाएं। हमारे तो एक दोस्त बड़े फिलोसफर है, प्रोफेसर है, तो हम लोग उनसे मिलने गए तो यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग अपने एचओडी के पास भी गए। तो एचओडी मैडम ने बड़ा उनके बारे में अच्छा कमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो वो ये सोचेंगे सीढ़ी से उतरे या न उतरे, वो सीढ़ी पर भी आके वापस जा सकते हैं, क्योंकि वो फिलोसफर हैं। वो यही जीवन में द्वंद्व है। तो आपके जीवन में क्या द्वंद्व है मेरे बच्चों? कौन सा द्वंद्व है? क्या? हाँ, और कई बच्चे तो एक दिन बाद एक दिन माहौल लेके फिर निकल जाते हैं। चलो भाई क्लास में ऑनलाइन मिल जाते, एक दिन मतलब फीलिंग भी हो जाए, जा भी रहे हैं और नहीं भी जा रहे। यही मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, द्वंद्व है। और द्वंद्व में पहला जो द्वंद्व के विकास का पहला चरण है, ये क्या शुरू होता है? परिवार। परिवार क्या है? वाद है, थेसिस है। पहले आपके जीवन में एक विचार आएगा। विचार क्या आएगा? आईएएस का एग्जाम देते हैं, फिर विरोधी विचार का, नहीं यार बड़ा खतरनाक है, समय लग जाता है, पता नहीं क्या हो पाएगा। इसका मतलब एक विचार आया, फिर इसके सीधा क्या विचार आता है? इसका विरोधी विचार। और विरोधी विचार क्या आता है? प्रतिवाद। हमेशा याद रखिएगा, यही प्रकृति का नियम है, प्रकृति में ही है। मेरे बच्चों, जब गेहूं का पौधा बढ़ता है, जब गेहूं के पौधे को बोना पड़ता है, तो किसी न किसी एक पौधे को मरना पड़ता है दूसरे पौधे को जन्म देने के लिए। यही जीवन का द्वंद्व है, यही प्रकृति का नियम है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई पशु ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म देने के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं। ये जीवन में द्वंद्व हमेशा होता है। हमेशा एक विचार आता है। विचार दुनिया में कोई भी कर सकते हो, विचार दुनिया में कोई भी कर सकते हो। पहले किसका विचार आया कि भाई सत्य बोलना चाहिए, फिर किसका विचार आया झूठ बोलना चाहिए, फिर दोनों को सिंथेसिस करने का प्रयास कि किन परिस्थितियों में सत्य बोलना चाहिए, किन परिस्थितियों में झूठ बोलना चाहिए। साहित्य में आप देख लीजिए, पहले विचार किसका आया? एक राष्ट्रवाद का विचार आया, फिर रोमांसवाद का विचार आया। यानी पूरी दुनिया में, फिल्मों में देख लीजिए, एक जमाना था, एक विचार आता है, फिर उसका विरोधी विचार जरूर आएगा। इसलिए आप देखो, आलोचना की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसी से आलोचना से आगे बढ़ता है समाज। लेकिन आलोचना कैसी होनी चाहिए? वैचारिक या व्यक्तिगत? वैचारिक होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो लोग व्यक्तिगत होकर भी गाली देना शुरू कर देते हैं। ये समझ की निम्नतम पहचान है। किसी व्यक्तिगत ही रूप में हम, भाई विचारधारा का अंतर होना चाहिए। इसलिए वाद क्या है? एक विचार है। प्रतिवाद क्या है? दूसरा विचार है। ऐसे विकास आता है। एक विचार का जस्ट विरोधी विचार दूसरा आएगा। एक विचार के विरोधी विचार के बिना विकास आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद जैसे परिवार किस आधार पे होता है? प्रेम। परिवार का बेस क्या है? लव। और प्रतिवाद क्या है? नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। याद रखिएगा, पूरे पश्चिमी चिंतन में राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर करने वाला पहला विचारक हेगल है। पूरे पश्चिमी चिंतन में इस तरीके के द्वंद्व को बताने वाला पहला विचारक हेगल है। और उसने द्वंद्व को किसी अर्थ में नहीं, दूसरे भी अर्थ में बताया।
पूरे पश्चिमी चिंतन में राज्य को नागरिक समाज से अलग करने वाला पहला विचारक हेगल है। पूरे पश्चिमी चिंतन में इतिहास की व्याख्या करने वाला पहला विचारक हेगल है। उदारवादी सबका, इसीलिए हेगल ने क्या किया, विचार। अब विचार आएगा तो स्वाभाविक रूप में विचार कल्चर में होगा, विचार धर्म में भी हो सकता है। यानी इस पूरी दुनिया के सृष्टि का निर्माण कौन करता है? विचार करते हैं। और इसलिए वाद है, प्रतिवाद। नागरिक समाज किस पर आधारित होता है? प्रतिस्पर्धा पर, कंपटीशन। यानी याद रखिए, अभी आप नागरिक समाज के अंतर्गत हैं। अभी आप किसके अंतर्गत हैं? नागरिक समाज। नागरिक समाज में एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है दूसरे से आगे हो जाए, दूसरे से नंबर अच्छा आ जाए, दूसरे को नोट्स न दे, कंपटीशन है। परिवार में आप देखिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी ने अपने पिता को अपना किडनी दे दिया मेरे बच्चों। इसलिए देख लो मेरे बच्चों, लड़कियों का प्रेम पिता के प्रति कितना ज्यादा होता है। इसे मैं बार बार ही बात कहता हूं कि देखो, लड़कियों में समझदारी ज्यादा होती है। अब देख लो इसका एग्जाम्पल। इसका सीधा मतलब है परिवार में तो कोई एक व्यक्ति दूसरे के लिए अपने शरीर के अंग देने तक तैयार है, लेकिन बाहर हम चाय पिलाने को भी तैयार नहीं होते। अगर दूसरे हमारा चाय भी पी लिया तो हम सोचते हैं यार रोज रोज हमारा ही चाय पिए जा रहा है। बाहर कंपटीशन करते हैं और अंदर प्रेम करते हैं। प्रेम में कंपटीशन क्या है? विरोधी है। लेकिन जो प्रेम का हमारा दायरा होता है परिवार में बड़ा सीमित होता है। प्रेम का जो हमारा दायरा होता है बड़ा परिवार के प्रति। भाई परिवार में कितना होंगे? बापू, माँ, भाई अगर ज्वाइंट फैमिली भी जोड़े तभी 10-20 ही लोग होंगे। लेकिन नागरिक समाज में बड़े सारे लोग हैं। नागरिक समाज में जो प्रतिस्पर्धा होती है एक के प्रति होती है, ये यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है। नागरिक समाज में प्रतिस्पर्धा सभी के प्रति और परिवार में प्रेम सभी के प्रति होता है। परिवार का दायरा बड़ा है और नागरिक समाज का ऐसा करें, दोनों के अच्छे एलिमेंट को जोड़ के मैं एक और चीज बना दूं। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस कहां हो जाएगा? और राज्य में प्रेम में ले लूंगा नागरिक समाज से। सिंथेसिस क्या बनता है? वाद प्रतिवाद के दोनों अच्छे एलिमेंट को मिला दोगे तब क्या बनेगा? संवाद। यानी याद रखिए, यही विकास का सिलसिला है। विकास का कोई भी चरण बेकार नहीं होता। विकास के हर चरण की अपनी विशेषता होती है। हमने यहां पर वाद से क्या लिया? प्रेम। प्रतिवाद से क्या लिया? सार्वभौमिकता। प्रतिवाद से हमने क्या लिया? यूनिवर्सलिज्म। प्रतिवाद से हमने यूनिवर्सलिज्म। और अब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? संवाद। इसका मतलब है राज्य में हमारा प्रेम सबके प्रति होना चाहिए या केवल एक परिवार के प्रति? सबके प्रति। इसलिए सबके प्रति क्या है? सार्वभौमिक। प्रेम कहां से लिया? परिवार से। सार्वभौमिक में प्रतिस्पर्धा कहां से लिया? नागरिक समाज से। इसलिए मेरे बच्चों, ऐसा समाज, ऐसा राज्य सर्वश्रेष्ठ होगा जहां हर व्यक्ति राज्य को अपना राज्य माने, हर व्यक्ति का राज्य के प्रति अनुराग हो। इसलिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ संगठन है? परिवार, नागरिक समाज या राज्य? राज्य सर्वश्रेष्ठ संगठन है। यही चेतना का सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसलिए इसकी उपमा हीगल ने किस तरीके से दे दी? राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है। यानी ईश्वर के उपमा देने का पर्पस ये था कि है चेतना का परिणाम। लेकिन ये ईश्वर क्यों है? क्योंकि नैतिक है, सर्वश्रेष्ठ है। इससे बड़ा धरती पर कोई संगठन नहीं है। फिर वही बात आ गई। इसलिए राज्य को हटाने की आवश्यकता है कि राज्य की आज्ञा पालन की आवश्यकता है? राज्य को समाप्त करेंगे, राज्य के प्रति नतमस्तक हो जाएंगे। राज्य के प्रति नतमस्तक हो जाइए, समस्या ही खत्म हो गई। उदारवादी विचारधारा से बिल्कुल अलग धारा उसने बहा दी। राज्य यंत्र नहीं है, जीवन भौतिकवादी नहीं है। इसलिए नैतिक आप भी हैं, मानो तो नैतिक ही है, लेकिन हमारी नैतिकता का सर्वश्रेष्ठ विकास कहाँ होगा?
राज्य के अंतर्गत। क्यों राज्य के अंतर्गत होगा? क्योंकि राज्य चेतना का सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसलिए अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात होती है, हीगल नियतिवादी है क्या, डिटर्मिनिस्ट है क्या? हाँ, चाहे हीगल हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे मार्क्स हो, कॉल पापर की आलोचना करने का बहुत बड़ा ये कारण है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। याद रखिएगा, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या हो गया? राष्ट्र के विकास के बाद अगर जीवन का विकास नहीं होगा, इसे नियतिवादी कहा जाता है। दो किस्म के लोग होते हैं, एक यात्रा विकासवादी होनी चाहिए। विकासवादी का मतलब है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे आप क्या करना चाहते हो, तो भाई अभी ये कह रहा हूं, कल के लिए पता नहीं, हम कल की गारंटी थोड़ी दे सकते हैं। जब आप ये कहते हो ना हमारे जीवन का पर्पज ही है, तो आप नियतिवादी बन रहे हो। अब देखिए, यूरोप में यूरोपियन यूनियन आया कि नहीं आया? यूरोप में यूरोपियन यूनियन आया कि नहीं आया? यूरोपियन यूनियन तो आ गया। यूरोपियन आ गया तो हीगल की बात गलत साबित हुई कि नहीं गलत साबित हुई? इसलिए हीगल ने कह दिया था कि राष्ट्र राज्य के आगे, जर्मनी राष्ट्र राज्य के आगे इस दुनिया का विकास नहीं होगा। जो बात गलत साबित हो गई, जो बात सही साबित नहीं हुई, इसका सीधा मतलब है कि हीगल के चिंतन में ये समस्या थी, इसलिए उसे नियतिवादी कहा जाता है। अब इसी बात को लेकर तमाम उदारवादी उसके खिलाफ जाते हैं कि अरे ये कौन सा चिंतन है, नियतिवादी बता दिया। लेकिन उसका पर्पज क्या था ये स्पष्ट रखिएगा। इसे अगर उदारवादी नजरिए सोचेंगे तो राज्य का विरोध आप नहीं कर पाएंगे। उदारवादी नजरिए से सोचेंगे तो व्यक्ति प्राथमिकता स्थापित नहीं हो पाएगी। उदारवादी नजरिए से आप मत सोचिए। लेकिन जब उसने कहा कि नागरिक समाज कैसा हुआ, तो आपको पता है नागरिक समाज और राज्य में उसने अंतर कर दिया और राज्य को एक तरीके से नैतिक संगठन बनाया। बाकी सारा काम, समाज के संचालन का सारा काम कौन कर रहा है? नागरिक समाज। अब इसी बात को उसने ऐतिहासिक रूप में अप्लाई कर दिया, द्वंद्वात्मक पद्धति को लेकर राज्य की व्याख्या कर दी। अब इसी द्वंद्वात्मक पद्धति को अप्लाई कर दिया जाए, इसी डायलेक्टिकल पद्धति को इतिहास की व्याख्या के लिए अप्लाई कर दिया जाए। बड़ा ध्यान देने की बात है, हीगल के चिंतन में इतिहास आ रहा है। वही बात हम बार बार देखेंगे मार्क्स में, ग्रामस्की में। इतिहास की समझ मार्क्स ने हीगल से ली, लेकिन पर्पज अलग अलग था, तो इतिहास की व्याख्या अलग अलग कर दी गई। यानी पहली बार कहा जाता है कि फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री की बात करने वाला व्यक्ति हीगल है। अरे हीगल का चिंतन कितना अच्छा है, राज्य की बात करता है, पहले नागरिक समाज की बात कर रहा है। नहीं, उदारवादी चिंतन में क्या है, व्यक्ति राज्य, ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति कहीं से टपक पड़ा है। अब उसने क्या किया, द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करके इतिहास की व्याख्या कर दी। इसलिए इतिहास में वाद कहां शुरू होता है? यूनानी दौर के नगर राज्य। इतिहास में थेसिस कहां शुरू होती है? यूनानी युग। उसके बाद अब यहां पे हीगल के ऊपर एक आरोप लगता है जो मार्क्स से ऊपर भी लगा है। अब देखेंगे हीगल हो, मार्क्स हो, विचारों में अंतर कितना है ये बड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन इनकी इतिहास की व्याख्या में एशिया से बात शुरुआत नहीं हो रही है। अरे भाई, इतिहास का विकास एशिया से शुरू हुआ या यूरोप से? हीगल ने इतिहास का विकास यूरोप शुरू किया है। मार्क्स भी कदाचित ऐसा ही है। यानी हीगल ने कहा कि जब ईश्वर यानी चेतना नामक एयरक्राफ्ट आगे बढ़ रहा था, यानी चेतना का फाइटर जेट जब हीगल ने उड़ाया, तो फाइटर जेट पहले भारत और चीन से ऊपर उड़ा। उसने उल्लेख किया है ये कि पहले हमारा जहाज भारत और चीन के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन पायलट ने यहां लैंड करवाना ठीक नहीं समझा। तो हीगल से पूछा गया, भाई ये बताओ इतिहास की यात्रा एशिया से शुरू क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं, एशिया में पिछड़ापन था। ये बात तो ऐसी लगती है जैसे मिल जैसी है। यानी हीगल ने तो इतना तक कह दिया कि भगवान भारत में इसलिए नहीं उतरे क्योंकि यहाँ पे सामाजिक विषमता थी। और फिर जब हमने कहा अच्छा चलो भाई, अगर जहाज चाइना क्यों नहीं उतरा? क्या चाइना में भी राजा थोड़ा ज्यादा ही शक्तिशाली था, अपने आप को, प्रजा को अपना बेटा कहता था, आजादी वहां भी नहीं थी। इसलिए आपको लगता नहीं हीगल और मार्क्स की व्याख्या ज्यादा यूरोसेंट्रिक है। इतिहास की शुरुआत कहां से हो रही है? यूनानी युग से। यूनानी युग का अपोजिट क्या है? रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर। यूनानी युग क्या थे? छोटे नगर राज्य थे। रोमन एम्पायर क्या था? विशाल साम्राज्य था।
ये वाद यानी ये है यूनानी युग, जहां पे छोटे नगर राज्य थे। यहाँ पे छोटे नगर राज्य थे, सिटी स्टेट थे, पोलिस थे। ग्रीक एज में पोलिस थे, सिटी स्टेट थे, थीसिस था। तो थीसिस का जस्ट अपोजिट क्या है? विशाल साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। और एक खास बात थी, सिटी स्टेट का जीवन नैतिक था, लेकिन उसके बावजूद आजादी नहीं थी। इसके बावजूद और रोमन साम्राज्य का जीवन में राजा बड़ा शक्तिशाली था। राजा बड़ा शक्तिशाली था, इसलिए नैतिक जीवन पर उतना चिंतन नहीं दिया गया। इस वजह से ये है वाद। दूसरा विरोधी विचार क्या है इसका? जस्ट अपोजिट क्या है? प्रतिवाद। उसके बाद तीसरा फेज क्या है? जर्मन राष्ट्र राज्य। वो पहुंच गया वहां जहां पहुंचना था। जर्मन राष्ट्र राज्य क्या है? नैतिकता का सर्वश्रेष्ठ विकास। तो नैतिकता कहां से लिया जाएगा? यूनानी नगर से। वाद प्रतिवाद का दोनों का सर्वश्रेष्ठ संयोग सिंथेसिस क्या कहलाएगा? ये है क्या है? सिंथेसिस, संवाद। ये है सिंथेसिस, जहां पे जर्मन राष्ट्र राज्य में नैतिकता भी रहेगी और ये स्वाभाविक रूप में सार्वभौमिक होगी, सभी के लिए होगी। और इसलिए व्यक्ति को वास्तविक आजादी कहाँ मिलेगी? इस जर्मन राष्ट्र राज्य के भीतर। सभ्यता का उच्चतम विकास कहाँ होगा? जर्मन राष्ट्र राज्य के भीतर। चेतना का उत्कृष्टतम रूप कहाँ आएगा? जर्मन राष्ट्र राज्य के भीतर। अब देखिए, इसी राष्ट्र राज्य को बताकर उसके सारे तर्क आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसी राष्ट्र राज्य को आगे बढ़ाकर उसके सारे तर्क बढ़ा सकते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या हीगल के चिंतन में आजादी कोई विचार है? हीगल के चिंतन में आजादी का विचार है? कमाल की बात करते हैं यार, आजादी का विचार नहीं है क्या? राज्य की आज्ञा का पालन करना। आप रूसों की बात भूल गए। आजादी क्या है? कुछ भी करना। और राज्य क्या है? पूर्ण नैतिक संस्था। राज्य क्या है? आपकी चेतना का सर्वोच्च रूप। यानी राज्य की आज्ञा पालन कर रहे हो तभी आपकी सही चेतना है, नहीं तो पशु जैसी चेतना का काम कर रहे हो। आजादी अपने इच्छानुसार काम करना है, राज्य की इच्छानुसार काम करना है। यहीं से फांसीवादियों ने मामला ले लिया। उनका ओ हीगल, ओ माय गॉड, हीगल हीगल तुमने क्या बात कह दी। इसलिए मुसोलिनी हिटलर ने क्या कहा? भाइयों और बहनों, तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी, किसकी इच्छा चलेगी? मेरी। ये पे याद रखिएगा, मुसोलिनी हिटलर कभी तर्क की बात नहीं करते थे। ये तो बस केवल तर्क की बात थोड़ी करते थे, लेकिन हीगल ने हर बात को तर्क से प्रमाणित किया। यानी ये क्या है? ये जो द्वंद्वात्मक इतिहास विकास हो रहा है, ये क्या है? रियल है। जो रियल है वही रेशनल है, क्योंकि द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास हो रहा है, इसलिए जो रियल है वो क्या है? रेशनल है। ये मानने की बात नहीं है, ये आस्था का विषय नहीं है। इसलिए आप याद रखिएगा, राज्य का स्वरूप ऐसा है आंगिक। राज्य सर्वश्रेष्ठ संस्था है। आजादी कैसी है? राज्य की आज्ञा और पालन में ही आजादी निहित है, ऐसा हीगल ने माना। अब जरा कल्पना करके देखिए, हीगल के राज्य में आप क्रांति करेंगे? आप हीगल के राज्य में क्रांति संभव है? क्यों? नैतिक संगठन है। अब इसी वजह से उसने एक नया चिंतन पश्चिमी विचार में दे दिया। अब हीगल के चिंतन से उदारवादी कैसे प्रभावित हुए? उदारवादियों ने भी व्यक्ति को नैतिक मानना शुरू कर दिया, समुदाय को महत्व देना शुरू कर दिया। ये पहली बात ग्रीन में आती है। ग्रीन पहला उदारवाद का विचारक है जिसने कहा कि समुदाय का महत्व व्यक्ति से ज्यादा है। ग्रीन पहला ऐसा उदारवादी था जिसने उदारवाद में पहली बार नैतिकता की बात की। ग्रीन पहला उदारवादी है जो कहता है व्यक्ति के जीवन का पर्पस नैतिक है, व्यक्ति सामाजिक है। ग्रीन के पहले ये बात क्लियरली किसने नहीं की थी। मिल बहुत कंफ्यूज था इस बात को लेके, इसलिए उसने उदारवाद को प्रभावित कर दिया, क्योंकि जीवन का पर्पस नैतिक है या भौतिक है। आप नैतिक जीवन जीना चाहते हो, भौतिक जीवन जीना चाहते हो? सबसे बड़ी नैतिक संस्था कौन है? राज्य। तो राज्य के बिना जो रहेगा या तो पशु होगा या देवता। अरस्तु की बात याद आ रही है।
सारे आदर्शवादी एक ही तरीके से बात करते हैं। इसे परिवार के लिए जियोगे या भारत माता के लिए जियोगे, या केवल अपने व्यापार के लिए जियोगे, अपने पद के लिए जियोगे, भारत माता के लिए जियोगे? यही नैतिकता की फीलिंग है, यही नैतिकता की फीलिंग है, तेरी मिट्टी में मर जाना। और उसके बाद तो मुसोलिनी, हिटलर ने कहा बस हीगल महोदय धन्यवाद, आपने क्या उपाय दे दिया हमें, उसके बाद तो मैं मैनेज कर लूंगा। अब बताइए, अब फिर हीगल के चिंतन में लोकतंत्र आएगा या नहीं आएगा? मामला फंस गया। अरे भाई, जब राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है, राज्य नैतिक संगठन है, तो लोकतंत्र वाली बात हीगल के चिंतन में नहीं आ रही है, और इसलिए वो लोकतंत्र की बात बहुत करता भी नहीं, क्योंकि उसका पर्पस अलग था, जर्मन राष्ट्र राज्य में एकता बनाना। लेकिन ईश्वर ने भारत और चीन को स्किप कर दिया यात्रा में, यानी चेतना भारत और चीन से गुजरी ही नहीं। तो क्या हम अंधकार के गर्त में ही डूबे रह गए क्या? हमारे यहां से चेतना नहीं गुजरी। उसके बाद जब मैं हिमाचल उत्तराखंड में गया तो उनका इस गॉड्स ओन लैंड, ये देवभूमि है। मैंने कहा हीगल ने कहा था यहां जहाज नहीं उतरा था, और हम कह रहे हैं ये देवभूमि है। और फिर केरला में मैं गया, गॉड्स ओन लैंड की भी ये धरती यही है, भगवान यहीं आए थे। उसके बाद मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ, भगवान आए कहाँ से थे, किधर से गए थे? लेकिन बात बड़ी पर्पस साफ है। हीगल का पर्पस क्या था? यूनानी एक छोटे नगर राज्य थे जहां नैतिकता का प्रचलन था लेकिन आज़ादी नहीं थी। रोमन साम्राज्य विशाल राज्य बन गया, आज़ादी पहली बार रोमन साम्राज्य में मिल रही थी, इसलिए उसने किसको बना दिया? यहां से क्या लिया? नैतिकता। यहां से क्या लिया? विशाल साम्राज्य, और जर्मनी राष्ट्र राज्य को बना दिया। उसका पर्पस पूरा, उसका पर्पस पूरा। ये हीगल का विचार है।